हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न में। और आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने वाले हैं। तो जनरली जो है आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है किस पे आधारित होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया ना। तो ये हमारा जो है आज का वीडियो जो है आधारित है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हमारा, ये उपकक्षा के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उपकक्षा जनरली जो होता है क्या होता है, SPDF, हो ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा उपकक्षा हो गया। देखिए उपकक्षा हमारे पास कितने हैं, 4, ठीक है ना। जो क्या है, S है, P है, D है और क्या है, F है, SPDF हो गया। यहाँ पर देखिए S में जो होता है इसमें कक्षक होते हैं, एक कक्षक होते हैं। एक कक्षक में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। उसी प्रकार देखिए P में जो होता है हमारा, इसके कक्षक की संख्या होती है 3। इसके कक्षक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक ना। तो एक कक्षक में हमारा जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसी प्रकार D में जो है हमारा 5 कक्षक होते हैं, यानी 5 रूम होते हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो 5 में कितना, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है F जो होता है इसमें 7 कक्षक होते हैं, 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो इसमें 7 दूनी 14। तो हमारा जो हो गया ये हम उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। तो इसमें जो हो गया हमारा S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन, D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन और F में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। देखिए तो हम जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो हो गया हमारा क्या हो गया, परमाणु संख्या। जितना परमाणु संख्या होता है किसी भी परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक ना। तो परमाणु संख्या जितना होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, उसी के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से जो है हमारा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका जो है हमारा सीरीज जब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस आधार पर हम लोग लिखते हैं, तो हमारा जो हो गया उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉन उन्हीं उपकक्षाओं में भरा जाता है जिसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। पहले इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा कम है उसमें जाएगा, उसके बाद जो है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं, ठीक ना। तो उसका सीरीज जो है पहले देखिए यहाँ पर आपको दिखना है कक्षा नंबर जितना होगा उसमें उपकक्षा की संख्या उतना ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला 1s, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो गया दूसरा हमारा हो गया 2s। तो दूसरा कक्षा में उपकक्षा की संख्या कितनी हो जाएगा, 2। तो यहाँ से 2s और क्या हो जाएगा, 2p। उसी प्रकार तीसरा में क्या हो जाएगा, 3s 3p और क्या होगा, 3d। और चौथा में क्या होगा, 4s 4p 4d 4f। अब पांचवा में हो जाएगा 5s 5p 5d 5f। और छठा हो गया 6x 6p 6d और उसके बाद जो है 6f। और लास्ट है हमारा 7s 7p 7d और 7f।
हो गया। तो इस तरह से हमारे जो है 7 उपकक्षा हो गए। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाने का अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा हो गया उसका सीरीज। अब उस इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा जाए उसमें, इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले किस में आता है, 1s में आता है। किस में आता है, 1s में। उसके बाद आता है हमारा 2s में। उसके बाद यहाँ देखिए 2p के बाद आता है किस में, 3s में। उसके बाद 3p के बाद आता है 4s में। उसके बाद 3d के बाद जो है हमारा आएगा 4p और लास्ट में हो गया 5s। उसी प्रकार 4d, 5p और 6x और यहाँ से आया 4f, 5d, 6p, 7s। हो गया ना। तो इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है इसी तरह से इंटर करता है, ठीक ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, दूसरा 2s में, तीसरा 2p में, फिर 3s में। उसके बाद यहाँ से फिर हमेशा शुरू कहाँ से करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, ऊपर से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगला किस में जाएगा, 3d, 4p, 5s। उसके बाद आएगा 4d, 5p, 6s। उसके बाद आएगा 4f, 5d, 6p, 7s। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते रहता है, भरते रहता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखते हैं यहाँ पर, तो देखिए उसको किस आधार पर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं, देखिए तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा, 1s। पहला किस में जाएगा, 1s। तो 1s, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में। तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 2s। और अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2p में। अगला जो इलेक्ट्रॉन गया 2p। अब देखिए यहाँ से समझना है। देखिए ये पहला कक्षा और ये क्या है, दूसरा कक्षा है। पहला कक्षा और ये क्या हो गया, दूसरा कक्षा। तो इस तरह से जब कभी भी रहे पहला कक्षा और दूसरा कक्षा रहे, तब देखिए क्या करना है। जब कक्षा का क्या होता, जब कक्षा बदले तो उसके बीच हम लोग क्या यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। जब कक्षा बदले तब क्या यूज करते हैं, कोमा। और कक्षा जब सेम रहे तो वहाँ पर कोमा का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। जब कक्षा चेंज हो, 1 2 है तो कक्षा बदल गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो इसलिए बीच में क्या लगा दिए, कोमा। यहाँ देखिए 2s 2p दोनों दूसरे कक्षा का है, ठीक ना। तो दूसरा कक्षा का है इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे, 2p का यूज यानी कोमा का यूज नहीं करेंगे। अगला जो इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, ठीक ना। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में। तो यहाँ से हमारा हो गया 3s। अब देखिए यहाँ 2p और 3s, तो इसके बीच हम कोमा यूज करेंगे। और अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d। अगला इलेक्ट्रॉन 3d। अब देखिए यहाँ 3s और अगला गलती हो गया वहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, अगला इलेक्ट्रॉन 3s के बाद किस में जाएगा, 3p में जाएगा। किस में जाएगा, 3p में। देखिए यहाँ पर 3s और 3p दोनों सेम कक्षा है इसलिए कोमा का यूज नहीं करेंगे। और अगला इलेक्ट्रॉन देखिए, अगला इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3p के बाद 4s। तो अगला इलेक्ट्रॉन 4 में जाने वाला है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 4s। हो गया। और बीच में क्या लगाएंगे, कोमा। और अगला इलेक्ट्रॉन 4s के बाद किस में जाएगा, 3d में जाएगा। और यहाँ पर आ गया 3d। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक ना। तो हमको जो है ये सीरीज याद रखना पड़ेगा। कम से कम यहाँ तक 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए परमाणु संख्या 1 से 30 तक के परमाणुओं को हमको उसका नाम संकेत याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। साथ ही उसका परमाणु संख्या भी याद रखना पड़ेगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। कोमा उन्हीं के बीच यूज करेंगे जब कक्षा बदले, और जब कक्षा सेम रहे तो कोमा का यूज नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि s उप कक्षा में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, 2। p में हमेशा 6, d में हमेशा 10 और f में हमेशा 14, ठीक ना। ये उसकी अधिकतम संख्या है कि जैसे इस तरह से x है तो s में इलेक्ट्रॉन या तो 0 रहेगा, नहीं रहेगा, खाली रहेगा, या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन s में इंटर नहीं करेगा, कभी भी s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं। अब देखिए हम उस सीरीज को पहले लिख लेते हैं। क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सीरीज है उसको लिखते हैं ऊपर, ठीक। देखिए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए पहला तो हो गया 1s, फिर अगला जाएगा 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 4s, 3d, इस तरह से हो गया ना। तब देखिए क्या हो गया, हम जब लिखते हैं पहला हो गया परमाणु संख्या पर आधारित है, जितना परमाणु संख्या होता है किसी परमाणु में उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। और s में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और s हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन 1 है तो s में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक ना। तो s में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 2, p में 6, d में f, और d में 10, उसके बाद f में कितना हो गया, 14, ठीक ना। तो हाइड्रोजन जो है परमाणु संख्या 1 है तो इसमें जो है पहला इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। s में इलेक्ट्रॉन अटते हैं 2, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन को देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, हो गया ना। दूसरा देखेंगे तो यहाँ से हो गया हीलियम, He, हीलियम हो गया, परमाणु संख्या इसका कितना है, 2 है, परमाणु संख्या 2 है। तो देखिए यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ शुरू होगा, 1s से, ठीक ना। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो हम s में जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन अटने का कितना है, ग्रहण करने का जो क्षमता है 2, तो यहाँ पर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इस बार इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन परमाणु है हमारा लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1s हो गया ना, 1s, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, s की क्षमता कितना है, 2। तो अब हम यहाँ पर यदि क्या लिख देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत। s में ज़्यादा ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन s में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारा हो गया गलत। अब देखिए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन आएगा कितना आएगा, तो s में इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए अधिकतम 2, और अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, आपके पास यदि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अगला कक्षा में जाएगा। तो देखिए अगला कितना है, 2s, तो यहाँ पर कॉमा देंगे और यहाँ पर 2s। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 का यूज किए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगला देखिए हमारा हो गया यहाँ से बेरिलियम 4। देखिए तो पहला हो गया 1s2 2s2, ठीक ना। पहला देखिए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, आपके पास बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगला क्या हो गया, 2s2 हो जाएगा। चलिए ब्रोन 5, तो ब्रोन 5 हो गया यहाँ से, तो इसका हो गया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और 3 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s। देखिए 2s, ई भी s है, तो s में आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं कितना, 3, लेकिन s यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 2p में, किस में चला जाएगा, 2p में। तो यहाँ से 1, तो क्या 2 2 4 4 1 5, तो इस तरह से बोरोन का हमारा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला देखते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 हो गया ना, तो 2 2 4, और बचा आपके पास कितना, 6 इलेक्ट्रॉन में 4 यूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, किस में जाएगा, 2p। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p 2 हो जाएगा। देखिए अगला जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 7, तो 7 हो गया, तो 1s2 2s2 उसके बाद 2p, गिनिए 2 2 4 7 जाना है, तो यहाँ पर कितना जो होगा, 3। अगला देखिए हो गया ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8, 1s2 2s2 2p। देखिए यहाँ से p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकता है, 6 तक जा सकता है, ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 तक। तो आप 2 2 4 यूज किए तो बचा 4, तो ये 4 हो गया। अगला हो गया फ्लोरीन 9, तो यहाँ से हो गया 1s2
2s2 2p। अब देखिए 2p आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 4 5 9 हो गया। और अगला हो गया हमारा नियोन। नियोन का परमाणु संख्या 10, तो यहाँ से हो गया 1s2 2s2 2p6। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 10 तक परमाणु संख्या का जो है 10 तत्व का क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना। सिंपल वे में हमको s में इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 6 में है तो उसमें p में है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इस आधार पर जो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इस तरह से भरते हैं, ठीक है ना। तो अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हमारा सोडियम। किसका देखते हैं, सोडियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, ठीक। तो पहला हो गया 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो हमारा कितना हो गया 10, कितना हो गया 2 2 4 4 6 10। अगला किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p के बाद किस में जाता है 3s में, तो अगला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3s में। तो कोमा लगाएंगे कक्षा बदलने के कारण, तो 3s। आपके पास देखें कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 2 4 2 6 10, ठीक है ना। 2 2 4 4 6 10, तो बचा 11 इलेक्ट्रॉन आपके पास था, 10 यूज किया तो बचा कितना 1, तो 1 किस में चला जाए, इसमें चला जाए। इस तरह से मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, तो 12 हो गया 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर हो गया 3s2 हो गया ना। तो पहला कक्षा हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इस तरह से हमारा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अगला देखते हैं हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2 2s2 2p6 और अगला हो गया 3s2। अब देखिए s की क्षमता कितना है, s की क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, x इसमें दे दिए आपके पास, गिनिए 2 2 4 6 10 2 12, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 13। तो देखिए तो उसके बाद जो है 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा 3p में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगला जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा किस में आएगा 3p। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अगला सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया हमारा 14, तो इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p गिनेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अब क्या करना है, किसका किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना है। यहाँ से हो गया सिलिकॉन के बाद आपको फास्फोरस 15, उसके बाद हो गया सल्फर 16, उसके बाद जो है क्लोरीन 17 और उसके बाद है आर्गन 18 और उसके बाद जो हो गया हमारा क्या चाहिए आर्गन 18 के बाद आपका आ गया पोटेशियम 19 कैल्शियम 20। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या करना है लिखना है और क्या करना है इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक ना। तो वहाँ पर आप यहाँ पर किसका किसका फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। देखिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ठीक। तो हम जब 10 से जो 20 परमाणु संख्या 20 से अधिक इलेक्ट्रॉन तत्वों का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर हम लोग कुछ जो है अंतर पाया जाता है, ठीक ना। तो कुछ में क्या क्या पाया जाता है अंतर, ठीक ना। तो देखिए तो कुछ में अंतर पाया जाता है, जैसे हमारा हो गया परमाणु संख्या 24 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता है यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसी का पूछा जाता है, ठीक ना। क्रोमियम और कॉपर का। देखिए क्रोमियम हमारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है। यदि हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद हो जाएगा 4s2। देखिए गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20। अभी हमको आर्गन तक जाना है,
ठीक है ना। तो देखते हैं वहाँ पर, तो अगला इलेक्ट्रॉन 4s के बाद किस में जाता है, 3d में। तो 3d में जाता है तो यहाँ पर हो गया 3d, क्या चीज़ 3d हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 है, तो 20 4 24 हो गया। अब देखिए इसी को जब हम अरेंज करके लिखते हैं, ठीक ना, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्रोमियम, देखिए यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए यहाँ पर हाफ फिल और फुल फिल का स्थिति आता है। 3d जो है हमारा, यहाँ पर इसमें पहले लिखते हैं, तीसरा कक्षा है, यहाँ पर 4 हो गया और ये क्या हो गया 5s2। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होता है हाफ फिल और फुल फिल, क्या होता है हाफ फिल। देखिए यदि हमारा ऐसे पी जो होता है उपकक्षा यदि लेते हैं, हम यहाँ पर समझते हैं पी उपकक्षा को, ठीक। तो देखिए पी उपकक्षा में कितने रूम पाए जाते हैं, 3 कक्षक पाए जाते हैं। कितने कक्षक पाए जाते हैं, 3 कक्षक। तो इनमें क्या होता है, हम जानते हैं जनरल में नेचर में एग्जिस्टेंस जो है क्या होता है, यदि समानता हो, एक जैसा हो, तब जो है वहाँ पर क्या होता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है यदि आपके पास 3 भाई है और तीनों में बंटवारा करना है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि तीनों में बंटवारा सेम सेम किए हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, ठीक ना। लेकिन यदि उसी में किसी को कुछ दिया जाए किसी को नहीं दिया जाए, उस स्थिति में आपको क्या होगा, वहाँ पर झगड़ा का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार जो है जब समानता पाया जाता है तत्वों में, तब जो होता है वो तत्व क्या होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है, ठीक ना। और समानता नहीं रहने पर और समानता रहने पर तत्वों के बीच क्या हो जाता है, यहाँ पर अस्थाई जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो इसी को अधिक अस्थाई बनाने के लिए क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्थिति होती है, ठीक है ना। आपके पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यदि 6 नहीं है आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर यदि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बंटवारा जो होता है, पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो आपके पास यदि 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, P3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो होता है इस स्थिति में हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन सभी को क्या किया जाता है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन यदि सभी कक्षक में रहे तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ फील्ड कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, हाफ फील्ड। और ये क्या होता है, हाफ फील्ड की स्थिति में तत्व जो होता है ज़्यादा अस्थाई होता है। क्या होता है, ज़्यादा अस्थाई, ठीक ना। यही इसी का यदि हम P3 को यदि इस तरह नहीं देख के इसको इस तरह से दें P3, अब देखिए इसका जो है हमारा इस तरह से इसका करें वितरण इलेक्ट्रॉन का, यदि पहला जो है कक्षक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और अगला में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 2 कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन मिल गया और तीसरा पूर्ण रूप से क्या हो गया, खाली हो गया। तो इस तरह हमें इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का स्थायीपन बहुत ही कम हो जाए, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये भी चाहेगा कि हमको भी इलेक्ट्रॉन मिले। यदि 2 भाई को कुछ मिल गया और तीसरा को कुछ नहीं मिले तो वहाँ पर लड़ाई का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, आपका जो हो गया इस स्थिति में अस्थाई नहीं होगा, क्या होगा, वो अस्थाई। तो इसी को बनाने के लिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि हाफ फील्ड किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हो जाता है हमारा, यहाँ पर क्या है, क्रोमियम में क्या पाया जा रहा है, 3D पाया जा रहा है। अब D का देखते हैं यदि हम, तो देखिए D में जो होता है, D उपकक्षा जो होता है हमारा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें कक्षक की संख्या कितनी होती है, 5, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें कक्षक है 5। तो D5 यदि आपके पास है तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, यदि इस तरह से, यदि आपका बंटवारा इस तरह से है तो ये क्या हो जाएगा, वो अस्थाई, क्या हो जाएगा, वो अस्थाई हो गया। तो इसी को अस्थाई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अस्थाई बनाने के लिए आपको D5 में जो है क्या करना पड़ेगा, इसका जो है
एक समान रूप से बांटना पड़ेगा। सभी कक्षक को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, और सभी जगह क्या हो गया? एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि मिलता है सभी को तो यहाँ पर समानता पाया गया। क्या पाया गया? समानता। इसीलिए समानता होने पर तत्व क्या हो जाते हैं? ज़्यादा अस्थाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज़्यादा अस्थाई, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सभी को एक इलेक्ट्रॉन, इसकी क्षमता है 10 और लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? आधा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड कहते हैं। ठीक, अब देखिए फुल फील्ड का स्थिति में जो होता है तो आपका फुल फील्ड जब रहेगा तो यहाँ पर जो हो गया, इसमें डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फुल फील्ड मतलब पूरा भरा हुआ, तो सभी कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए? दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाए। पहला में 2, दूसरा में 2, तीसरा में 2, चौथा में 2 और पांचवा में भी 2। तो इस तरह से ये हो गया फुल फील्ड। यहाँ भी एक समानता है तो ये भी क्या हो जाएगा? अस्थाई। तो आपका जो स्थिति यदि हाफ फील्ड का हो या फुल फील्ड का हो, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा क्या होता है? दोनों स्थिति में तत्व ज़्यादा अस्थाई होता है और ज़्यादा अस्थाई होने के कारण जो हो जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम क्रोमियम में आते हैं तो क्रोमियम का जो हो गया यहाँ पर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को तो मिल गया इलेक्ट्रॉन लेकिन 5वां को नहीं मिला। तो उसी को अस्थाई करने के लिए बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं? अंदर वाले कक्षा में आ जाते हैं। ठीक ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए क्रोमियम का, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अब कैसा हो जाएगा? यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो गया? 3s के p के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3d आएगा और 3d में पहले 4 था, एक इससे ले लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से इससे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3d5 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा था लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था। अब कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3s1 हो जाएगा। हो गया ना, तो ये आपका हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये है आपका क्या चीज? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार आपका एक और इम्पोर्टेंट है कॉपर। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। ठीक ना, तो इसका जब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आ गया 4s2 और लास्ट में कितना आएगा? 3d। देखिए यहाँ तक तो 20 हो गया और हमको 29 तक जाना है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9। इसी को अरेंज करके जब लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद हो गया 3d पहले लाएंगे यहाँ से 3d9 और 4s2। अब देखिए यही 2 इलेक्ट्रॉन में यदि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो D10 हो जाएगा और D10 कौन किस स्थिति में रहता है? फुल फिल, और फुल फिल क्या हो जाता है? ज़्यादा अस्थाई होता है। ठीक है ना, कि 3d में यदि हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं 3d9, देखिए 3d9 में क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका इस तरह से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसको नहीं मिला? अगले लास्ट कक्षक जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी को 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये भी चाहे कि हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसीलिए इस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है? ये अस्थाई। इसी को अस्थाई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देके इसको फुल फिल करते हैं। तो अगला जो आ जाएगा कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, याद रखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। पहले 9 था, इससे एक लिया तो कितना हो गया? 10। और उसके बाद जो हो गया हमारा यहाँ से क्या हो गया? 10 और अगला इसमें कितना? 2 इलेक्ट्रॉन था, एक बचेगा और ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया?
कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तत्व का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की गणना कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है ना। तो यदि वीडियो आती अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में प्रॉब्लम होता है।